विपक्ष की अपने तरीके हैं, विपक्ष हर चीज में पेश नहीं फंसाएगी तो विपक्ष कहीं क्यों जाएगी। महिलाओं को जीरो वैल्यू एसेट बनाकर समाज का चल रहा था। मौलाना सिंह अब की बार बोल दिया कि नहीं हम न लड़ेंगे, कुछ करते नहीं हम करेंगे। अब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की पिच पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी ये बिहार में थी ही नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भले ही विपक्ष नीतीश पर आरोप लगाती है कि नीतीश की तबियत खराब है, लेकिन यही नीतीश जो है सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग हैं या जो घटक दल है या विपक्ष हो, नीतीश दोनों को एक साथ अपने उंगली पर नचाते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, उन्हीं के पीच पर कोई भी उनके साथ जो घटक दल मौजूद होती है, नीतीश के चेहरे पर ही कहीं ना कहीं टिके हुए रहते हैं। चाहे वो बिहार में जिस किसी भी टाइम का चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, जब से नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री बने हैं। अब ऐसे में जो फिलहाल की स्थिति है वो आपको बेहतर तरीके से पता है, नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो चुनाव होना है बिहार में, उसको लेकर क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है वो नीतीश के ही पीठ पर बैटिंग करेगी? आप क्या सोचते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हमारे साथ संपादक नमन मिश्रा जी हैं, इनको बेहतर तरीके से पता है कि नीतीश के जाने के बाद भी क्या कुछ बीजेपी के पास रणनीति होगी जो नीतीश के नाम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत स्वागत है आपका। मैंने ये कहावत इसलिए कहा कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो वो घास नहीं मांस ही खाता है। लगातार नीतीश को लेकर कई बातें कही जाती हैं। अब नीतीश दिल्ली जा रहे हैं, तो नीतीश के नाम पर कैसे राजनीति होगी अब? नहीं, ऐसे समय में जब नीतीश कुमार के इस्तीफे का इंतजार पूरा देश कर रहा है, बिहार कर रहा है, उनके सहयोगी, उनके विरोधी सभी कर रहे हैं, वैसे में नीतीश कुमार के अप्रासंगिक, बीमार, थका हुआ, उम्रदराज होने की चर्चाएं जो हो रही हैं, उस बीच नीतीश कुमार की प्रासंगिकता कितनी है वो इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की पिच पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। वो नीतीश मॉडल को मिशन लोटस बनाना चाहते हैं जी। आगे चल के देश में जो भी चुनाव होंगे उसमें नीतीश मॉडल ही भाजपा का मॉडल लोटस होगा। और ये क्या है? देखिए नीतीश कुमार जिन्होंने शुरुआत बिहार में की, सत्ता की बागडोर जब आज से 20-22 साल पहले, 23 साल पहले उन्होंने पकड़ी थी, तो उन्हें पता था अच्छे से कि बिहार अच्छी स्थिति में नहीं है। बिहार में अपहरण एक बहुत बड़ा उद्योग था, रूल ऑफ लॉ जो है वो समाप्त हो चुका था, महिलाओं की सुरक्षा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीजों में स्थिति बहुत खराब थी। आज भी बहुत हद तक खराब है। आज तो तेजस्वी यादव ने बकायदा बुलेटिन ही जारी किया है 4 पन्ने का। लेकिन इन सब समस्याओं के बीच एक बहुत बड़ी समस्या थी महिलाओं की इज्जत, महिलाओं के स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी ये बिहार में थी ही नहीं। पितृसत्तात्मक सोच जो थी वो पूरी तरीके से बिहार में हावी थी। और उससे भी ज्यादा समस्या ये था कि बिहार में महिलाएं चाहे बड़े घरों में हो, छोटे घरों में हो, अमीर गरीब सब मिला लीजिए, महिलाओं को अपनी आवाज, अपनी ताकत किसी ने नहीं दी थी। समाज ही इस तरीके से डिस्टेंड था या हैबिचुएटेड था कि वो महिलाओं को जीरो वैल्यू एसेट बनाकर समाज का चल रहा था। नीतीश कुमार के आने के बाद उन्होंने ये समझा कि सबसे पहले अगर परिवारों में हमें सुधार करना है, पुरुषों की मेंटालिटी में, बच्चों के, युवाओं के मेंटालिटी में सुधार करना है, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्हें नशा से दूर करना है, उन्हें रोजगार की तरफ मोड़ना है, उनके सर्वांगीण विकास, समाज के विकास, उनके स्वभाव में विकास, इन सब को करना है, तो हमें सबसे पहले महिलाओं को, जो घर की अघोषित मुखिया होती है, जो घर के बजट से लेकर घर के राशन तक, घर के भोजन से लेकर घर के मिजाज तक सबको तय करती है। और बिहार में नीतीश कुमार ने सबसे पहला यही मैथमेटिक्स किया कि बिहार में सब जाति की बात करते हैं, यादव 17%, मुस्लिम 18%, कोई 14%, कोई 10%, कुर्मी इतने से, कुशवाहा इतने सारे, दलित इतने सारे। तो नीतीश कुमार तो जाति के आधार पर ही वाज नेवर गोइंग टू बी द सीएम ऑफ बिहार। बिल्कुल नीतीश को ये पता था कि अगर ज्यादा से ज्यादा उनके जातियों को जोड़ लिया जाए, समुचित वोट कुर्मी कुशवाहा का भी जोड़ लेते हैं तो 5%, 6%, 8% बहुत है ना। बिल्कुल। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 14% तो एक मुश्त खाली यादव है।
मुसलमान 17%। तो फिर उस हिसाब से तो तेजस्वी हमेशा सत्ता में होते हैं। लालू हमेशा सत्ता में रहते हैं, बिल्कुल। कहाँ हटते लालू? लेकिन लालू को हटाया किसने? और ये केवल सवर्णों के को इसका श्रेय मत दीजिए, सवर्ण तो लालू के साथ बैठ के एंजॉय भी कर रहे थे कई जगहों पर, प्रभुनाथ सिंह से लेकर बहुत सारे नाम है। सोशल इंजीनियरिंग, बिल्कुल। तो जगदानंद सिंह, बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं, बहुत नाम याद भी नहीं पड़ता है तो क्या ही अब ले। खैर चलिए, कहने का मतलब कि सभी लोग थे। अब नीतीश कुमार को अपने लिए वोट गढ़ना था, इसी में जातीय समीकरण गढ़ने थे। नीतीश कुमार ने कहा कि सबसे जो बड़ी जात होती है, सबसे जो पहली जात होती है, सबसे ज्यादा जो निर्धारित जात होती है जी, और सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस जाति की है वो है अदम अउआ, अदम हुआ। मर्द जात और औरत जात। जी, सबको पता है कि मर्द और औरत दो जातियां एग्जिस्ट करती हैं और इसे भगवान ने ही बनाया है। इंसान बाकी जातियां बना रहे हैं लेकिन भगवान ने एक जाति बनाई है, वही है। तो उन्होंने कहा कि भाई मर्द जातियों में डिवाइड होके हो सकता है कि हमें वोट ना करें और करना हो तो करेंगे, लेकिन महिलाओं को अगर हम एक साथ कर लेते हैं तो महिलाएं कास्ट लाइन से इतर हटकर अपनी सुरक्षा, अपने परिवार के विकास, अपने गांव के विकास, अपने प्रखंड के विकास, अपने समाज के विकास, अपने शहर के विकास, अपने गांव के विकास, अपने राज्य के विकास के लिए एकजुट होंगी। अगर हम उनको एम्पावर करते हैं, उनको हम रोजगार देते हैं, अगर उनको हम शिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, आंगनबाड़ी, जो एमएनसी है, कई अलग अलग विभाग है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, इनका गठन करते हुए नीतीश कुमार ने महिलाओं को सबसे पहले रोजगार दिया, आज स्वावलंबी बनाया। आज भी चुनाव में देखा आपने किस तरह से 10,000 रुपए महिलाओं को मिले और 2 लाख तक मिलने की चर्चा चल रही है। ये सब कुछ नीतीश कुमार ने ये रणनीति के तहत किया कि महिलाओं को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो महिलाएं समाज को आगे बढ़ाएंगी और हमें भी बढ़ा देंगी। उसका कितना अच्छा बाय प्रोडक्ट है कि नीतीश कुमार के साथ महिलाओं का वोट हर चुनाव में जुड़ा रहा, बढ़ता ही गया, घटा नहीं। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, भाजपा, सब ने प्रयास किया लेकिन ये वोट नीतीश के साथ ही रहा। और सब फैसला करते करते नीतीश कुमार ने 2-3 बड़े माइलस्टोन फैसले किए जिनका चर्चा हमने किया था 15 से 20 वाले में, बिल्कुल, अपने विश्लेषण में। उन्होंने 15 बनाम 20। हाँ, उन्होंने बच्चियों के पढ़ाई को फ्री किया, उन्हें पोशाक दी, साइकिल दी, सैनिटरी पैड दिया, छात्रवृत्ति दी और साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहन राशि भी देना शुरू कर दिया। इतना काफी था स्कूल और शिक्षा से जोड़ने के लिए बच्चियों को। हायर एजुकेशन में भी उन्होंने फिर बाद में स्कॉलरशिप दिया, परीक्षा दी, पैसे दिए, बहुत कुछ दिया। और उसके बाद जब पढ़ लिख गई तो कहा शादी क्यों करना है, जाओ नौकरी करो। हर उम्र की बच्ची को, हर उम्र की महिला को नौकरी देने के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाए, आरक्षण, और उसके बाद सीधे सीधे बिहार के पुलिसिया महकमे से जोड़ दिया। आज सबसे ज्यादा बिहार में आप देखिएगा, मैं कहता हूँ हर गली चौराहे पर जो पढ़ने वाली बच्ची जाती होगी वो देखती होगी कि एक महिला सिपाही उसी की तरह उससे 5 साल 4 साल बड़ी खड़ी है। महिला, यह बहुत सम्मान देता है, यह बहुत कॉन्फिडेंस देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। नीतीश कुमार का यह बहुत तगड़ा फैसला था। इस फैसले को पूरे विश्व भर में सराहा गया। इसके अलावा नीतीश कुमार ने देखा कि जब ये सब मैंने कर ही दिया तो एक जगह कमी रह रही है। जब सदन में बैठ रहे, उन्होंने जिक्र भी किया था ये कहते हुए कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग के स्कूल में कभी कभी 1-2 लड़की आ जाती थी, तो सभी लड़का लोग उधर देखने लगता था कि ये कौन नई प्राणी है। तो इसको भी उन्होंने बंद किया। नीतीश कुमार ने सदन में देखा कि जब वो गए तो देखा कि आसपास महिलाएं कम है, तो उन्होंने उसके लिए भी कई व्यवस्थाएं की। और वो जानते थे कि सीधे किसी महिला को हम टिकट दे देंगे या वो गृहस्थ महिला है तो राबड़ी देवी वाला हाल हो जाएगा। तो उन्होंने एक बकायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया राजनीति का, और वो इंस्टीट्यूट क्या है? वो इंस्टीट्यूट है पंचायत राज, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में नीतीश कुमार द्वारा दिया गया आधा आधी आरक्षण बिहार में जो नई राजनीतिक उपज है उसमें महिलाओं की 50% से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, आज भी देखिए बड़े बड़े बाहुबली हैं लेकिन चुनाव कौन लड़ता है? महिला, उनकी पत्नी। आनंद सिंह अब की बार बोल दिया कि नहीं हम न लड़ेंगे, कुछ करते नहीं, हम करेंगे। लेकिन अपवाद छोड़ दीजिए तो लगभग सभी जगहों पर यही कहानी। और इसके अलावा 7 निश्चय हो या जो भी हो, नीतीश कुमार ने 7 निश्चय में भी महिलाओं को ही देखते हुए बनाया है सारा प्लान। तो इतना कुछ महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने किया, महिलाएं वोट नहीं देंगी क्या?
बिल्कुल आंख बंद करके वोट बार बार देती नीतीश हैं। कुमार जाते हैं मंच पर खेलते कहते हैं, पता है ना 8 बजे के बाद क्या होता था। महिलाओं को याद है, आपको याद हो ना हो, डीएनए में कोडेड है महिलाओं के, जो नहीं भी देखी उसको भी पता है क्या होता होगा। और इतना काफी है नीतीश कुमार को 202 विधायक दे देने के लिए चुनाव में उनके चेहरे पर। लेकिन नीतीश कुमार करते थे और कोई राज्य में तो किसी ने इसको किया नहीं। अगर मध्य प्रदेश में रिपीट हुआ, झारखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, तो नीतीश के ही चोरी करके कॉपी करके लोगों ने किया। बिल्कुल अब मोदी जी सीधा सीधा फोटोकॉपी मारना चाहते हैं नीतीश कुमार के इस फैसले का। आपको मैंने पहले भी पंचनामा में बात बताई है, लेकिन आज बता दूं, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2026 लागू होने जा रहा है। इसे सदन में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। 2029 तक इस विधेयक को पार करके, इस बिल को पास करके इसे कानून बना दिया जाएगा और इसके प्रावधान भी शुरू कर दिए जा चुके हैं। आपको मैंने पूर्व में भी कहा था कि जो नया वाला संसद है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी 540 सांसदों की नहीं बल्कि 800 के आसपास सांसदों की लगती है देखने से। मैं तो देख कर भी आया हूं। अब इतना ऐसा क्यों किया होगा मोदी जी ने, क्यों ऐसे फैसले लिए होंगे? कि निश्चित इसके पीछे एक रणनीति है। 2026 का वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या करता है? वह 1/3 भागीदारी लोकसभाओं में तय करता है महिलाओं के लिए। इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को देने की लोकसभा चुनावों में तैयारी की जा रही है। इसके आधार पर और क्या होगा? इसके चलते 50% महिलाओं की वृद्धि हो जाएगी सदन में, बिल्कुल संसद में, भागीदारी बढ़ेगी राजनीति में, और राजनीति के सबसे उच्चतम पायदान पर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में 50% अधिक महिलाएं बैठ जाएंगी। कैसे होगा? अभी फिलहाल लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है, इसे बढ़ाकर 816 किया जाने की तैयारी है। यानी 273 अतिरिक्त महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें बनाई जाएंगी। रिजर्व सीटें कहां से आएंगी? देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन होंगे, उन, चूंकि आप कहिए कि 2011 तो मोदी जी से पहले का जनगणना है, क्योंकि अभी जनगणना करने का मतलब कि बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा और फिर ये रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाएगा, फिर इस लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो 2011 में जिसको कांग्रेस ने कराया था, उस आधार पर ही परिसीमन होगा और 2029 से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा, ताकि अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव, यह अभी विधान परिषद और राज्यसभाओं में और बाकी सदनों में लागू नहीं होगा। ये पूरी तरीके से लोकसभा के लिए है। तो पॉलिसी मेकिंग में उच्चतम सदन देश के लिए महिलाओं की भागीदारी 33% बढ़ेगी, 50% डायरेक्ट सीटें, मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और 543 से 816 हो जाएंगी। 273 अतिरिक्त महिलाओं की कुर्सियां, महिलाओं का चेहरा आप संसद में देखिएगा। 5 दशक बाद इस तरीके का यह फैसला लिया गया है। आपको पता है परिसीमन को लेकर खूब चर्चाएं हुई हैं। परिसीमन राज्यों में भी होंगे, इसके भी आगे ऐसे इशारे मिल रहे हैं। बिहार में भी सीटें बढ़ने की, बिहार में विधायकों की सीटें हैं, ये भी बढ़ने की चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल क्या बढ़ेगा? फिलहाल जो जनगणना हुई है उस आधार पर, 2011 की, उस आधार पर देश भर में महिलाओं के 273 सीटों को बढ़ाया जाएगा काट काट के। इसमें बिहार और केरल में लगभग सीटों की संख्या 50% बढ़ेगी। यानी बिहार में जो 80 सीटें हैं ये 120 हो जाएंगी। केरल में इसी तरह से बढ़ के डबल के, मतलब 1/3 जो है, क्या बोलते हैं उसको, बढ़ जाएगा, 1.5 गुना बढ़ जाएगा, माफ कीजिएगा, 1.5 गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा SC ST सीट भी बढ़ाए जाएंगे। जो रिजर्व सीट होते हैं लोकसभा के, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर 816 के आधार पर उनके भी रिप्रेजेंटेशन में कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल। अब इसमें आप कहिएगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल है तो कोई पेच भी फंसा सकता है विपक्ष। देखिए, लोकसभा में तो कोई पेच फंसाने की स्थिति नहीं है विपक्ष की। राज्यसभा में पेच फंसाने को लेकर भी विपक्ष, चूंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल है, बहुत कुछ बोलना, मतलब महिलाओं से सीधी सी लड़ाई लेना है। बिल्कुल। अभी तेजस्वी ताजा जख्म खाए हैं, कई राज्यों में चुनाव हारे हैं महागठबंधन के लोग, तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी अपोजिंग दिस। बट विपक्ष ने एक बहुत बढ़िया पेच फंसा दिया है कि महिला रिजर्वेशन आप जब दे ही रहे हैं, 273 सीट बढ़ा ही रहे हैं, तो इसमें पिछड़ी महिलाओं के लिए अलग से जाति आधार पर कुछ आरक्षण बढ़ाइए।
बिल्कुल। जो कि मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल डिमांड नहीं है, क्योंकि रिजर्व सीटें तो ऑलरेडी हैं। आप रिजर्व सीटों पर चाहे तो महिलाओं को भी ला सकते हैं, रोका तो है नहीं किसी ने। लेकिन महिलाओं के लिए डेडिकेटेड सीटों में जाति को घुसाना मुझे लगता है उचित नहीं है। यह तो उस तरह हो जाएगा कि कोटा विद इन कोटा, जिसका तो विरोध आप लोग करते हैं। तो बहुत स्मार्टली आप गुड़ और गुलगुला वाला कहानी रिपीट करना चाहते हैं, लेकिन चलिए, विपक्ष की अपने तरीके हैं। विपक्ष हर चीज में पेश नहीं फंसाएगी तो विपक्ष कहीं क्यों जाएगी। इस रिजर्वेशन में 33% बढ़ोतरी में और 543 से 816 होने में कहीं से भी रोक रोकाव विपक्ष नहीं कर पाएगा। ये बिल पास होना तय है। 2029 में देश में आप 816 माने जनप्रतिनिधियों को, एमएलए एमपीस को आप देखिएगा। इसके चलते जो बहुमत का आंकड़ा है वो 409 हो जाएगा। यानी बहुमत अगर प्राप्त करना है आपको तो 816 में से 409 सांसदों का समर्थन आपको होना चाहिए, आपके होने चाहिए, तब जाकर आपकी सरकार बनेगी। एग्जैक्टली। एंड दिस इज मोदी जस्ट प्लेइंग नीतीश कुमार गेम। और फिर ये कहावत कहना होगा कि 400 पार। आपकी बात 400 पार क्योंकि अब आपकी कहावत आपकी बात तो मजबूरी हो जाएगी 400 पार ना। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगले लोकसभा इलेक्शन जिसको वन नेशन वन इलेक्शन भी करने की तैयारी चल रही है, अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही यह एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। और इस एक्सपेरिमेंट से मुझे लगता है कि और भी रास्ते निकलेंगे। फिर बाकी सदनों में भी महिलाओं के 33% आरक्षण की रास्ते को प्रशस्त किया जाएगा और राज्यों को अपने हिसाब से भी परिसीमन करने का अधिकार प्राप्त है। तो वो भी जाके दो बड़े संविधान में संशोधन किए जाएंगे। एक जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को सम्मिलित किया जाएगा, दूसरा संख्या को 543 से बढ़ाकर 816 की जाएगी। तो ये दो बड़े अमेंडमेंट आने वाले समय में आप देखने जा रहे हैं। फिर मैं कहूंगा नीतीश कुमार के पिच पर मोदी बैटिंग करने जा रहे हैं। और ये यही नहीं है, 7 निश्चय हो या नीतीश कुमार के बाकी फैसले हो, सब पॉपुलर फैसले हैं, सब मोदी को भाते हैं, सब मोदी जी रिपीट करने जा रहे हैं। तो चलिए, महिलाओं के आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए, जैसा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा कि 543 जो अभी संख्या है ये बढ़कर 816 होगा। क्या सोचते हैं आप? आपको क्या लगता है महिलाओं का आरक्षण को लेकर? ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।